जैसे डांस करते करते आऊँ। मूनवॉक करके रिवर्स में से सही। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है तुम लोगों की, मेरे को बताओ। गाना गाते गाते एंट्री करो। नहीं लाए? हाँ लाए ना। हाँ कल ही तो बोल दिया था। अब मैसेज में लिखता हो तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो मैंने कल ऑन द फेस ही बोल दिया था। इसके पास नहीं है। तेरे पास है तो क्या नहीं लाएंगे। तू मेरे को क्यों बोल रहा है? मेरे को मैं तो कुछ बोल नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूं। वो ब्रेक ज्यादा नहीं आता बोलना है। तुम लोग क्या ज्यादा खुला छोड़ना भी हानिकारक है। प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्रैकर के सम्स देख लेते हैं। कल मॉड्यूल में से अपन ने लास्ट आईआरआर वाला टॉपिक तो देखा था, उस पे एक दो सम भी प्रैक्टिस किए, तो आईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको पता चल गया। अब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस काफी सारे हैं, उनमें से ही कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं कि एनपीवी और ये सब कैसे निकालना है। चलो एक अच्छा वाला सम कराते हैं, एकदम बढ़िया। पहला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1। देखो एनपीवी के बेसिक क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल में से किए हैं, तो मैं कुछ ऐसा सम कराऊं जो डिफरेंट हो तो कुछ फायदा भी रहेगा। एकदम सेम टाइप का सम फिर से प्रैक्टिस कराने का कोई मीनिंग नहीं है, वो तो फिर होमवर्क मैंने आपको बोला उसमें मैं दे ही दूंगा। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, पहला वाला सम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दिसंबर 2013 आप लोग पैदा हो गए थे तो? हाँ मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ओके ओके। तो दिसंबर 2013 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफी अच्छा सम है। एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया है, लॉजिकल। दिमाग दौड़ता हो तो आराम से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई करते चलो। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रहा है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वांट्स टू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज अ गुड मार्केट। पूरा ग्रामर में गड़बड़ है, पर कोई बात नहीं। इनको नया कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, और उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एक्सपेंसेस होंगे, उसकी डिटेल आपको दे रखी है। अब बोला है पहले तो जमीन खरीदनी पड़ेगी 2 लाख रुपए में। इनको 2013 में पता नहीं कौन सी जमीन मिल रही, बट ठीक है 2 लाख रुपए में जमीन खरीद रहे हैं। उसमें बोला है दिस एक्सपेंस विल बी इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। ठीक है, टाइमिंग वाला थोड़ा सा पॉइंट इंक्लूड किया है। फिर बोला बिल्डिंग पे खर्चा होगा। अब जमीन खरीदेंगे, उस पर बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग का खर्चा है 3 लाख रुपए, और वो होगा एट द एंड ऑफ ईयर 1। फिर बोला मशीन लगाएंगे बिल्डिंग बनने के बाद, वो खर्चा होगा एट द एंड ऑफ ईयर 2 10 लाख रुपए। और वर्किंग कैपिटल के नाम पे भी कुछ कॉस्ट लग रहा है, वो पैसा भी उनको रखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। तो टोटल जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना, वो 20 लाख रुपए। अभी तक ऐसा कोई सम में हमने देखा नहीं है। हमने देखा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिया होता था कि इस प्रोजेक्ट में आज इतने पैसे लगाने हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि आज के आज पूरे 20 लाख रुपए देने हैं। जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा फिर भी रियलिस्टिक है। पहले जमीन खरीदी, फिर उस पर बिल्डिंग बनाई, फिर उसमें मशीन लगाई, फिर वर्किंग कैपिटल अरेंज किया, फिर बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये सब करते करते टाइम भी तो लगता है, तो सारा पैसा एक साथ तो जाता नहीं है ना, फेजेस में जाता है। उन्होंने ये फेजेस वाली बात यहाँ पे बताई है। अब इस सब से अपने आंसर पे फर्क क्या पड़ेगा वो बता दो। कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ता है ये सब चीजों से, कि जमीन आपने आज खरीदी, बिल्डिंग का पैसा 1 साल बाद दिया, फर्क पड़ेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं कि जो 20 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो पूरा आज के आज नहीं दिया है, उसमें से ना बिल्डिंग का पैसा 1 साल बाद दिया, मशीनरी का पैसा 2 साल बाद दिया, वर्किंग कैपिटल की नीड 3 साल बाद हुई। तो इन सबको भी तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। एक पार्ट है। दूसरा, प्रोजेक्ट जो है प्रोडक्शन में कब जाएगा, तो बोला एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3।
और ऑपरेशनल कब तक रहेगा, 5 साल के लिए। तो प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल लाइफ 5 साल है, लेकिन वो 5 साल आज से शुरू नहीं होंगे, वो तीसरे साल में शुरू होंगे। तो टाइमिंग वाला गेम वहाँ पे भी आपको दिखेगा। अब उसके एनुअल रिजल्ट्स क्या होंगे वो बताया हुआ है, सेल्स कितना, वेरिएबल कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट कितना, डेप्रिसिएशन कितना, ये सब बताया हुआ है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशनल पीरियड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फिक्स असेट कैन बी सोल्ड फॉर ₹5 लाख विदाउट एनी प्रॉफिट। ये स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, प्रोजेक्ट के एंड में आपका मशीन कितने रुपए में आप बेच सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, टैक्स का रेट 50%। अब ये सब बेसिस पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट तो एनपीवी करना है, लेकिन उसमें टाइमिंग वाला सारा पॉइंट इन्होंने इंक्लूड कर दिया वैसा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखो कैसे अप्रोच करेंगे। देखो एनपीवी निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वैसे बोल सकते हैं। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। रीजन बीइंग कि ये अमाउंट डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इसमें कुछ कैलकुलेशन आने वाला है। तो पहले ये पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर इस पे जाएंगे, फिर डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, एनपीवी आ जाएगा। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट। एक्चुअली 20 लाख टोटल है, बट ये 20 लाख एक साथ नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। टाइमिंग देखनी पड़ेगी। ये पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट्स में खर्च हुआ है, उसका टाइमलाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देख लो। अब ये इसमें से बाइफरकेशन जो आपको दे रखा है, उसमें कौन सा खर्चा कब हो रहा है वो समझ में आएगा ना, तो ये आप डिस्काउंटिंग समझ पाओगे। जमीन का खर्चा 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए कब इनकर हो रहा है, टाइमलाइन क्या है, इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। मतलब कौन सा पॉइंट, ये वाला या ये वाला, 0 वाला, समझ रहा है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। सिंपल है। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मतलब डे 1 आज की डेट में, ठीक है। तो 2 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है ना, आउटफ्लो के हिसाब से लिख रहा हूँ, जमीन खरीदने का खर्चा, वो आपका आज ही हो चुका है। इसमें कोई डिस्काउंटिंग की जरूरत है? आज के 2 लाख की वैल्यू आज कितनी होगी, 2 लाख होगी। तो इस पोर्शन में तो कोई डिस्काउंटिंग आने वाला नहीं है। दूसरा खर्चा बोला है बिल्डिंग का। बिल्डिंग के लिए 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, कब पे कर रहे हो ये, एंड ऑफ द ईयर 1। ये फर्स्ट ईयर है ना, एंड मतलब यहाँ पे हो गया। तो ये 3 लाख रुपए बिल्डिंग वाला आप यहाँ पे कर रहे हो। अब हम तो आज यहाँ पे है ना, स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, और ये 3 लाख अगले साल खर्च हो रहा है। तो 1 साल बाद के 3 लाख की आज की वैल्यू तो कुछ और होगी। कैसे पता चलेगी? डिस्काउंटिंग करके। डिस्काउंटिंग के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट चाहिए 10%। तो आपको अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, और डिस्काउंटिंग रेट आपका है 10% पर एनम। मतलब 3 लाख डिवाइड बाई 1.1 डिस्काउंटिंग। हाँ, फिर उसमें 3 लाख मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो बात समझ आई क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10 लाख रुपए मशीनरी पे स्पेंड किए, वो कब हो रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईयर 2। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, मतलब यहाँ पे। तो 10 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किया आपने मशीन, तो इसकी भी तो आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 10 लाख भी तो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू पे। तो इसमें भी 10% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंटिंग होगा फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, आ रहा अमाउंट बाकी सबका। 1.1 से 2 बार डिवाइड होगा, 2 साल है ना। तो 10 लाख डिवाइड बाई 1.1, 2 बार इक्वल टू कर दो, आंसर आ गया। कितना आ रहा था बता दो। ये 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? ठीक है, सही आ रहा है। 10 लाख पे लेना है, तुमने 20 पे लिया, देख रहे हैं। ओके, इसके बाद वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल के बारे में एक क्लैरिटी आपको दे देता हूँ। वर्किंग कैपिटल इज नॉट एन एक्सपेंस, वो टेम्पररी फंड ब्लॉक होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा हाथ में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब सपोज फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा ना। जैसे अब मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ये प्रोफेशन या जो जगह है मैनेज कर रहा हूँ, तो कुछ तो पैसे हाथ में होने चाहिए। अब मान लो मैंने कैलकुलेट किया कि भाई पूरा सेटअप करने के लिए कितने पैसे चाहिए, भाई 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए में फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हो गया सपोज। 5 लाख मैंने कहीं से उधार लिए,
बोरो किए और क्लास शुरू कर दिया, बट वो 5 लाख इनफ है। अब एक बार क्लास शुरू हो गया फिर तो फंड का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, फंड का प्रॉब्लम फिर भी होगा, बिकॉज जैसे ही मंथ एंडिंग होगा फिक्स एक्सपेंस तो आ ही जाएंगे ना। महीना खत्म होते ही फिर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, स्टाफ की सैलरी पे करनी है, क्लीनिंग स्टाफ को पे करना है, बाकी नोट्स का, जेरोक्स का, प्रिंटिंग का XYZ एक्सपेंस आ जाएगा। तो सब लोग वेट करेंगे कि भाई मैं पैसे कब दूंगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो डेट टू डेट भरना ही पड़ेगा। अब अगर आपकी फीस अभी तक मेरे पास आई नहीं है तो मुझे उसको पीछे पे करना है, तो कैश क्रंच तो हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे ही चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा 30 तारीख को मैं आपको सबको बोल दूंगा भाई कल फीस लेके आना, नहीं तो मैं लाइट बिल नहीं भर पाऊंगा, ऐसा तो हो जाएगा। मैं बोल भी दूंगा तो भी नहीं आएगी, क्या पता, कोई गारंटी नहीं है ना। तो महीना 2 महीने का खर्चा चलाने के पैसे हाथ में होने चाहिए कि नहीं। तो अगर मान लो मेरा मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 है तो 50,000 भी तो हाथ में रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 महीने का तो रखना पड़ेगा। कि मैंने आपको बोला चलो आप भी अरेंज कर दोगे, ऐसा नहीं कि आपको पे नहीं करना है, बट 2-4 दिन आगे पीछे किसी का भी हो सकता है। तो डे टू डेट कैसे एकदम ऐसे चलेंगे कि जैसे ही बिजनेस शुरू किया फिक्स एक्सपेंस मैंने लगा दिया, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए मुझे फंड्स की जरूरत ही नहीं। वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप पे करोगे और मुझे पीछे पे करना है, उसके बीच में टाइम गैप आएगा, तो टाइम गैप में मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो कुछ पैसा तो मेरे हाथ में एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब ये 50,000 अगर मान लो मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हम एक बार 50,000 रुपये और अपने हाथ में रख रहा हूँ। तो बैंक से मैंने 5 लाख रुपए नहीं लिए होंगे, 5.5 या 6 लाख रुपए लिए होंगे। और वो जो 1 लाख रुपए ऊपर है वो मार्जिन है मेरे पास, कि कभी अगर आपकी तरफ से पेमेंट आने में डिले होता है तो पीछे मुझे जो एक्सपेंसेस पे ऑफ करने हैं ना वो रुक नहीं जाए, क्योंकि रेंट भी पे करना है, तो वो तो रोटेशन में पैसा तो चाहिए ना। अच्छा, फिर मैंने एक बार वो 1 लाख में से फंड यूज करके रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, फिर आपसे कुछ फीस का अमाउंट आ गया, तो वापस वो फंड जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो 1 लाख में से मैंने अगर 60,000 यूज कर लिए थे, फीस आएगी 60,000, उसको वापस भर दूंगा, तो 1 लाख का बैलेंस मेरा चलता रहेगा। तो ये जो 1 लाख है ना, ये वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंस है। दिस इज गोइंग ऑन इन रोटेशन, प्लस माइनस होता रहेगा। ये पैसा मुझे तब तक साइड पे रखना है जब तक ये बिजनेस चल रहा है। अगर मान लो 5 साल बाद मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, तो वो 1 लाख का फंड अब कुछ काम का है यहाँ पे नहीं, अब मैं उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है, जब तक बिजनेस चलता रहता है वो एक सेफ फंड की तरह ब्लॉक रहता है, लेकिन वो बिजनेस अगर बंद हो गया तो पैसा फ्री हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द बिजनेस साइकिल वो पैसा आपको वापस मिलेगा, फ्री होगी उस सेंस में। तो ये जो 5 लाख रुपए बोले ना वर्किंग कैपिटल वाले, वो 5 लाख रुपए आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट कब करना है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला या ये वाला? बात समझ आई? देखो सब में घुमाते कैसे। इसके पहले मशीन में क्या लिखा था? एट द एंड ऑफ ईयर 2, और इसमें क्या लिखा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। दोनों सेम पॉइंट है। एंड ऑफ ईयर 2 बोलो या बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 बोलो, 1 दिन का फर्क है, टाइमिंग तो सेम ही है ना। बट 1, 2, 3 देख के आप यहाँ पहुंच ही जाओगे। आधे लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, अरे 3 बोला था ना, बिगिनिंग बोला एंडिंग बोला, वो तो पढ़ो, अपने काम पूरा पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हो पूरा मेरा, इनको मालूम है ये करने वाले हो, इसलिए आपको घुमा देते हैं। आप सीधा ना 5 लाख रुपए यहाँ ले लोगे, उसको ले जाओगे उधर, 1 साल का डिस्काउंटिंग ज्यादा कर दिया, सम यही से खत्म हो गया। आपका आंसर तो गलत ही आने वाला लास्ट में, तो वो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 5 लाख यहाँ पे नहीं है, 5 लाख यहीं पे, इधर ही आएगा 5 लाख रुपीज वर्किंग कैपिटल। तो इसको डिस्काउंटिंग करेंगे तो 2 साल से ही डिस्काउंटिंग करना है। बात समझ आ रही? कितना होगा? 223 हो गया। और ये 2 लाख तो 2 लाख ही रहेगा। और तुम अब ये तो अब लाना शुरू कर दो भाई, अब डिस्काउंटिंग में भी अलग अलग नंबर लाते हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो तो चलेगा, 20 रुपए अपनी जेब से डाल देना, और क्या, ठीक है, समझ आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेट आया तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये आपके उस 20 लाख की प्रेजेंट वैल्यू है, पता है? तो इनिशियल कैश आउटफ्लो आपका 20 लाख नहीं है, इनिशियल कैश आउटफ्लो आपका ये चारों का टोटल, ये 2 लाख से लेके यहाँ तक पूरा प्लस कर लो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। ये चारों का टोटल $17,12,396। देखो 50-100 रुपए देख लेना, कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर किसी का आंसर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है तो ठीक है, एक नंबर अपने अज्यूम कर लेते जो भी आपका आया है, 17,12,396। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो एक्चुअली में 20 लाख था, बट प्रेजेंट वैल्यू पे इतना दिख रहा है,
डिफरेंस समझ आ गया? तो कैलकुलेशन में ये एक पार्ट आपने गिन लिया, इनिशियल कैश आउटफ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू। नॉर्मल सम्स में वो लोग बोलते थे इनिशियल कैश आउटफ्लो 20 लाख, सब कुछ आज ही हुआ है, 20 लाख पूरा दे दिया है, तो ये सब गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उनको कैलकुलेशन कराना था, थोड़ा लॉजिकली आपको समझ आ रहा है कि नहीं टेस्ट करना था, तो इसको बाइफरकेट करके और ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया। अब जितना रियलिस्टिक बनाएंगे अपनी मेहनत बढ़ जाएंगी कैलकुलेशन में। तो एक पार्ट तो कंप्लीट, अब दूसरे पे चलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो भी तो गिनना पड़ेगा, तब जाके एनपीवी पे आएंगे। अब डिपेंड करता है ये डेटा एन्यूटी टाइप का दिया हुआ है हर साल का अलग अलग, तो उन्होंने आपको एन्यूटी वाला ही दिया हुआ है। इन्होंने ऐसा बोला कि एनुअल डेटा दे रखा है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, उससे आप सीएफएटी निकाल लोगे, तो मुझे सीएफएटी तो निकाल के दे दो, उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता ही है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, पीएटी, वो स्टार्टिंग वाला अपना कैश फ्लो, देखो ना करके क्या आता है। CFAT बोल रहे हैं 5 सॉरी 5 lakhs, ओके। बाकी सबका फाइव लाख आ रहा है, सीएफएटी 5 लाख रुपए पर एनम आ रहा है, ये तो हर साल सेम ही रहने वाला है। तो इसको तो अपने डायरेक्टली जीटी फैक्टर से भी डिस्काउंट कर सकते हैं, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। चलो लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की? ऑपरेशनल लाइफ 5 साल, यही बात हो रही है। 5 साल ऑपरेशनल लाइफ, 5 लाख रुपए पर एनम आपका सीएफएटी आ रहा है। बट ये शुरू कब से हो रहा है? आज से शुरू हो रहा है, 3rd ईयर से। टाइमलाइन देखो उसमें आप, प्रोजेक्ट विल गो इनटू प्रोडक्शन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ईयर 3, 3rd ईयर से। मतलब फर्स्ट ईयर में कोई सीएफएटी नहीं आएगा, 2nd ईयर में नहीं आएगा, 3rd ईयर से शुरू होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला साल है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही? तो पहला 5 लाख आपको पता है कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, ठीक है। सीएफएटी तो साल के एंड में मिलता है, तो 3rd ईयर से आपका बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होगा, तो 3rd ईयर के एंड पे आपको पहला 5 लाख मिलेगा, फिर यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये लास्ट वाला 5वां। समझ आ रहा है? तो अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपके पास ऑप्शंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, या तो फिर वही एक रास्ता तो यही है, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाओ, है ना। ये तो अपने कर ही सकते हैं, ये तो मैनुअल तरीका है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसको 2 साल से डिस्काउंट करो, इसको 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से और 6 साल से, और आपके पास सारे फैक्टर्स तो है, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो आई थिंक ये तो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि पीवीआईएफ के फैक्टर्स दे रखे हैं, 3 डेसिमल्स तक लिए हुए हैं, तो सीधे सीधे वही मल्टीप्लाई कर लो, बेस्ट। और देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है फिर।
माइनस में आ रहे हैं। एनपीवी कहाँ से आएगा? पहले प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। 15,66,000 तो 7 दिया तो 15,66,000। ओके, बोलो सबका आ रहा है क्या? कर लो, कंप्लीट कर लो। अगर समझ में आए तो एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ आपको। पहले ये तो गिनो, मिक्स मत करो, पहले बेसिक तो आना चाहिए ना, शॉर्टकट उसके बाद समझ आएगा। मतलब जीटी फैक्टर पहले तो मैन्युअली तो ऐसे ही गिनना पड़ेगा जैसे लिखा है। ये तो गिनो पहले एक बार, बेसिक समझ आएगा तो आगे की बात समझ आएगी। बोलो भाई, कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ? कितना आ रहा है? 15,66,000 अप्रोक्स सबका आ रहा है। आप अब चाहो तो डायरेक्टली गिन सकते हो, बट वो रिलेट होना चाहिए, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास पीवी फैक्टर है सारे, आप डायरेक्टली ये कर सकते थे, जीटी फैक्टर निकाल लो। जीटी फैक्टर निकालोगे तो 5 साल का जीटी फैक्टर लोगे तो नहीं होगा, डायरेक्ट 5 इयर्स का पीवी फाइल लेने से काम नहीं होगा। रीजन बीइंग, अगर आपने कैलसी पे वो 1/1.1 5 बार किया तो आप अल्टीमेटली ये 5 साल ले रहे हो, 7 पर बट ये थोड़ी 5 साल है, अपने 5 साल तो ये वाले हैं। बात समझ आई? तो अगर आपको 5 इयर्स वाला जीटी फैक्टर यूज करना है, पता कैसे होगा? आपको पहले 7 इयर्स का जीटी फैक्टर पूरा लेना पड़ेगा। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये भी आ जाएगा, तो फिर इसमें से पहले 2 साल का जीटी फैक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो पता है कैसे होगा? ये डायरेक्ट आ जाएगा 5 लाख इंटू, अब देखो बताता हूँ, भले टैली कर लो, आंसर सेम आएगा। पीवी फा रेट 10% है ना, 10% 7 इयर्स माइनस पीवी फा 10% फॉर 2 इयर्स। तो जब आपने 7 इयर्स गिना ना तो आपने पूरा गिन लिया, और जो माइनस में 2 इयर्स किया ना वो ये वाला माइनस किया, तो अल्टीमेटली यही बचा। ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो पहले निकाल के देख लो, टैली करा देता हूँ। जीटी फैक्टर 7 साल का निकालो ना एक बार, 4.8 और 2 साल का निकालो। पहले 2 साल का, 826 नहीं ऐड करो, जीटी करो। 1.735 ये दोनों का डिफरेंस लो, इंटू 5 लाख करो, ये आ जाएगा। आ जाएगा। बात समझ आ रही है? आया? तो इसमें आपको 5 साल का डिस्काउंटिंग अलग से दिखना नहीं हो तो एक ऑल्टरनेटिव है, बट ये चीज एग्जाम में तब उतनी क्लियरली स्ट्राइक हो जाए नॉट नेसेसरी, फिर कुछ गड़बड़ होगी तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो किया था ना, ये तो अपना श्योर मेथड है, इसमें तो आंसर आपका आ ही जाएगा। बट दूसरा तरीका पीवी फाइव यूज करना हो तो ये भी हो सकता है। अब ये क्या एग्जाम में क्वेश्चन में इन्होंने जीटी फैक्टर दे रखे हैं आपको, पीवी फैक्टर नहीं दिए हो पीवी फैक्टर, तो फिर आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो। आपको समझ आ गया हो कि भाई अपने को तो तीसरे से लेकर 7वें साल तक देखना है, तो पहले पूरे 7 साल का टोटल किया, उसमें से ये वाला माइनस कर दिया, तो जो बचा वो यही होगा, सीधा इंटू 5 लाख, ये जो अपन कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव है,
मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 15 लाख वाला एक आंसर तो आपका आया, बट दिस इज नॉट द फाइनल वैल्यू फॉर एनपीवी पर्पस। उसका रीजन है, दो रीजन उसके हैं। एक तो बोला है कि एट द एंड ऑफ द ऑपरेशनल पीरियड आप फिक्स एसेट बेच सकते हो 5 लाख रुपए में, तो वो भी तो इनफ्लो होगा। ये फाइनल इनफ्लो नहीं है, इनफ्लो का एक पार्ट है ये। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दूं क्या हो रहा है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसका एक पार्ट आपका आया है 15,66,000, ये तो ऑपरेशनल है। बट ये क्या ना, आपकी स्क्रैप वैल्यू भी आने वाली है। फिक्स एसेट को जब आप सेल करोगे ना लास्ट में, तो 5 लाख रुपए उससे भी इनफ्लो आने वाला है। एक और चीज है, वो जो वर्किंग कैपिटल ने लगाई थी 5 लाख रुपए, मैंने आपको बोला एट द एंड ऑफ द बिजनेस वो फ्री हो जाती है, वो भी तो इनफ्लो है ना, रिकवरी है, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड। वो 5 लाख भी रिकवर होंगे, तो टोटल कितनी रिकवरी होगी? 10 लाख की। मशीन बेच के 5 लाख आ जाएंगे, और वर्किंग कैपिटल के नाम पे जो पैसा ब्लॉक हुआ था, क्योंकि अपन ने वो आउटफ्लो में स्टार्टिंग में लिया है ना 5 लाख वर्किंग कैपिटल वाला, तो फ्री भी तो करेंगे वापस 10 लाख। बट ये 10 लाख आपको कब मिल रहे हैं? 7 ईयर्स के बाद, है ना, 7th ईयर पे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 10 लाख को डिस्काउंटिंग कितने साल से करेंगे? 7 साल से। जीटी मत कर देना, हर साल 10 लाख नहीं मिल रहे, एक ही बार मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का 7th ईयर का फैक्टर आएगा 0.513 वाला। समझ आ रहा है? अब आपकी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है ना, वो ऐसी होगी। समझ आए? दिस इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब अपने को जाना है एनपीवी पे, तो लास्ट पार्ट एनपीवी। $20.79, और जो स्टार्टिंग में इनिशियल आ रहा था वो कितना था? 17 पॉइंट समथिंग। ये वाला ना 17.12। डिफरेंस निकाल लो। नहीं 36 नहीं आएगा ना, अगर ये 79 है तो 67 हो। ठीक है, समझ आए? पॉजिटिव एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो वैसा। ये फाइनल आंसर है आपका एनपीवी। नहीं, बहुत अच्छा समय है। हाँ, इसलिए तो फर्स्ट टाइम समझाया, अब वापस प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग चलेगा क्या करना है क्या नहीं। बोलो, क्लियर? एक बार ये सम घर जाके वापस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें पास्ट एग्जाम पेपर्स में एनपीवी में इतना अच्छा क्वेश्चन शायद ही मिलेगा। 2-3 ही ऐसे सम्स है जो एकदम डिफरेंट लेवल के, बाकी सब बेसिक है। बट ये सम करवा दिया यहाँ पे, मतलब आपको सोचना आ गया। कितने सारे पॉइंट, मेन क्या है ना, सोचते कैसे वो सीख रहे अपन, कि इस एंगल से भी सोचा जा सकता है या ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकता है। ये सब में ऐसे बहुत पॉइंट्स थे जहाँ पे आप कुछ नया सोच रहे हो, जो नॉर्मल बेसिक एनपीवी के सम्स में नहीं होता है। वन ऑफ देम इज दिस, कि इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम पे होता है, तो इसमें भी डिस्काउंटिंग हो सकती है। तो ये पॉइंट एक आपका नया आ गया था। फिर ये जो एट द एंड ऑफ 2 years, एट द बिगिनिंग ऑफ 3 years में कंफ्यूज करने की ट्राई कर रहे हैं, वो एक पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना है। तो नए नए पॉइंट्स आप यहाँ से सीख रहे हो। वर्किंग कैपिटल के बारे में इसी सम में अभी फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुआ। फिर ये जो पॉइंट था 3rd year से स्टार्ट हो रहा है, पहले 2 साल में नहीं है, मैन्युअल कैलकुलेशन, शॉर्टकट कैलकुलेशन, ये सब चीजें। और लास्ट पार्ट में रिकवरी, ये वाला पार्ट। और फिर उसमें भी 7th ईयर है, तो डिस्काउंटिंग कैसे करना है। तो ये काफी सारे पॉइंट्स एक सम में आपको सीखने को मिले। अब किसी और सम में इनमें से कोई एक आध पॉइंट यूज होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसे सोचना है। तो मेन वो सोच डेवलप करने के लिए अपने ये सब कर रहे हैं। डायरेक्टली ये सम आ जाएगा एग्जाम में तो शायद ही उतना हर किसी को स्ट्राइक हो कि अच्छा ऐसे भी करना है, क्योंकि आपने जो किया नहीं है, फिर वो कुछ अननोन चीज है, तो सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं पता नहीं। बट ऐसे सम्स करके ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ इस डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं। अब कोई सम इस लेवल का आएगा तो आपसे बनेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने वही कराया। अब बाकी सम आपको इसके कंपेरिजन में इजी लगेंगे, इम्प्लाइड है। ठीक है, बस तो अभी इतना रखते हैं, और सम्स नहीं ले रहा हूँ आज। बाकी फिर सिमिलर टाइप के जो है आप घर पे ट्राई करना, और जो डिफरेंट टाइप के मैं यहाँ पे करवाता जाऊंगा।
वैसे करेंगे। और कुछ सम्स कैंसिल भी है, अभी क्रैकर लाए हो तो बता ही देता हूँ, देख लो। कुछ सम्स ऐसे हैं जो पुराने हैं ओल्ड सिलेबस के और वो टॉपिक मॉड्यूल में नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट अब सॉल्व करके कोई सेंस नहीं है। आपको पेज नंबर 13.30 पे मिलेगा कैपिटल बजटिंग, लीज और बाई डिसीजन, लीजिंग एंड बाइंग। अब वो टॉपिक हटा दिया, मॉड्यूल में नहीं है, तो फिर उस सम का कोई मतलब नहीं। तो जो प्रॉब्लम नंबर 18, 19 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद भी एक है असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, वो पूरा ब्लॉक है ना, वो भी कैंसिल हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 20 से लेके 22 तक ये सम्स नहीं करने, पुराने सिलेबस के सारे, और अभी अपनी मॉड्यूल में नहीं होते तो मैं करा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट है ही नहीं, फिर एक्स्ट्रा क्यों ऐड ऑन करें। एक और सम है प्रॉब्लम नंबर 29, वो सिमुलेशन मॉडल पे है। सिमुलेशन मॉडल आपके मॉड्यूल में नहीं है, प्रॉब्लम 29, तो वो भी कट कर दो। डिजायर लिमिटेड करके होगा, नंबर कैसे अलग है, सेम होना चाहिए, वही अलग है। अच्छा, तो फिर वो ब्लॉक देख लेना, मिल गया ना। अब मैं नाम बोल दूंगा, डिजायर लिमिटेड करके क्वेश्चन है, यू आर द सीएफओ ऑफ डिजायर लिमिटेड, वैसा है। तो वो सिमुलेशन पे है, वो अपने मॉड्यूल में नहीं है। अच्छा, वो भी पूरा ब्लॉक है मेरे हिसाब से, एक टॉपिक नहीं है, देखते हैं देख सकते हैं। नहीं, बस वो एक ही सम कैंसिल है, बस। तो ये टॉपिक्स जो आपको बताया ना, इतने सम कैंसिल है, बाकी रिमेनिंग सारे अपने करने। ठीक है, इतना रखते हैं। मैं फिर वो होमवर्क वाले समझा देख लूंगा बीच में टाइम निकाल के, तो मैसेज कर देता हूँ, कल रह गया था।